है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आप सभी को पता ही है कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसमें यार आपका मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न गणित के उसका पार्ट लाया था। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ जिसमें मैं 25 क्वेश्चन लाया था। उसके बाद में ये इसका पार्ट 2 है, इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा इस पार्ट को पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं इसका पार्ट 3 पार्ट 4 लाऊं तो आप लोग जाके उसको भी देख पाओ। ठीक है, इसके अलावा मैं जीके, रीजनिंग और जितनी भी और सब्जेक्ट्स हैं उन सब की भी वीडियोस ला चुका हूं महत्वपूर्ण प्रश्न के, तो आप लोग सब जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ले सकते हो या फिर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक कप में 2 छिद्र हैं। पहला छेद कप को, ये कप है, कप को 11 मिनट में खाली करता है। दूसरा छेद कप को 6 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छेद द्वारा कप कितनी देर में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि पहला कप है, मान लो कप ए है जो उस कप को 11 मिनट में खाली कर रहा है, और कप बी जो है वो उसको 6 मिनट में खाली कर रहा है। तो दोनों मिलके हम पहले तो इनका वो निकाल लेते हैं कि इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है। तो हमें पता है कि दोनों को प्राइम है, तो यहाँ पर 66 आ जाएगा, इनका 11 6 66। तो यहाँ से अगर एफिशिएंसी निकालते हैं ए की तो वो आ जाएगी हमारी 6। वहीं पर अगर बी की एफिशिएंसी निकालते हैं तो वो आ जाती है 11। ठीक है, अब हमें पता है इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 11 + 6 जो कि 17 होगा आपका। ठीक है, अब आपको पता है ये 17 है और टोटल वर्क कितना होगा आपका 66 हो गया। तो 66 डिवाइड 17 कर दो, तो करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 17 34 17 51 और 17 चौके 68। दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 17 सही। तो यहाँ पर 17 चौके 17 चौथी 51, 17 चौके 68। तो यहाँ पर 17 चौथी 17 51 और 3 सही 15/17, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 आपको दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है आपको 0.0001 की पावर माइनस का हाफ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ एक बार। 0.001 की पावर, और ये है आपकी माइनस हाफ। ठीक है, तो माइनस हाफ, तो आपको पता है कि जब भी अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, अगर आपको जब भी इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको माइनस हाफ दे रखी ना पावर, तो माइनस हाफ करते आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे ले जाओ। उसको नीचे ले जाते आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/0.0001, और इसकी पावर आपकी 1/2। ठीक है, तो ये आपकी प्लस की पावर हो जाती है, क्योंकि ये जैसे नीचे गया तो ये पावर आपकी माइनस की प्लस में हो जाएगी। अब क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ। तो जैसे आप इसको पहले तो इसको खोल लो, तो माइनस हाफ है पावर, तो हाफ पावर है, तो आपको पता है कि अगर अभी इसमें कितने पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 अगर अभी पॉइंट के बाद 4 संख्या है, कितनी 1 2 3 4, तो जैसे ही हम इसका रूट निकालेंगे तो पॉइंट के बाद कितनी रह जाएगी, तो पॉइंट के बाद सिर्फ यहाँ पर रह जाती है आपकी 2 संख्या है। ठीक है, तो यानी कि 0.01। ये आप इसका रूल होता है, अगर मान लो आपको यहाँ पर कोई संख्या 4 दे रखी है, तो उसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे, जैसे 2 0 है किसी में 100 है, तो इसका जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो ये आपका 10 हो जाता है, यानी कि 2 ही संख्या रह जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 0 का 1 0 रह जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी आपके ज़ीरो होते हैं ना, तो ज़ीरो वो आधे हो जाते हैं। जैसे अभी 3 और 1 4 संख्या है पॉइंट के बाद, तो ये आपके 2 0 रह जाएंगे, दैट मीन्स 0.1। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.1। तो अब यहाँ पर तो ऐसा कोई आंसर दे नहीं रखा, तो यहाँ पर एक काम करो, 0.1 को खोल दो तो ऊपर 100 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको दे रखा है पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है, जैसे आपको 40 दे रखा है, 40 संख्याओं को निकाला है, तो 40 और 41 यानी कि नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और अपॉन में 2 करते ही हम लोग, हमें पता होगा ये फॉर्मूला वो वाला है, आपको बता दूं मैं, a × a+1 अपॉन में 2। ये किसी भी संख्या का आपको टोटल निकालना हो कि इतनी संख्याओं का टोटल इतना है, तो यहाँ पे 40 × 41 प्लस, और हमको इसका माध्य निकालना है, तो संख्या कितनी है 40 है, तो डिवाइड 40 और कर दो। यहाँ पे 40 से 40 कट जाएगा, 2 से 41 कटेगा, तो आपका आंसर आएगा 20.5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 4 है आपका 3 3 यानी कि 3 3 4 4 5 × 9 9 9 9। ठीक है, यानी 4 टाइम 9 है। अब इसको कैसे करोगे, तो देखो यार, इसको करने के लिए सबसे इजी तरीका तो यही है, क्योंकि आपकी जो संख्या है वो थोड़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये जो 9 9 इन संख्याओं के बराबर होते हैं तो इसका एक अलग मेथड होता है, लेकिन आपका जो 9 9 कम है, तो हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं हम 10,000 - 1। ठीक है, 9999 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, हमको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कर देते हैं चलो।
तो यहाँ पर 33, 445 और ज़ीरो कितने, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा 33, 445। तो जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पर आपके 9 बचेगा, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पर आपका 9 बचेगा, 9 में से 3 गए तो आपका 6 बचा, यानी कि 6555 कौन सा है, तो अभी आपके ऑप्शन डी और ऑप्शन ए ये बच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 6555 है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको पता है 6555 तो आ गया। अब आप देखो उसके आगे देख लो, तो यहाँ पर अब आपके क्या बचा, ये 4 बच गया, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो 16 अभी भी चल रहा है। चलो इसके बाद में आपके पास यहाँ क्या बचा, 4, तो यहाँ पर 4 4 3 3 सॉरी, तो ये 3 3 यानी 33 44 16 555। तो आपका एक ही आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में पूछ रहा है आपसे 1/2, 2/5 और 3/5 में सबसे छोटा कौन सा है। तो सिंपली सॉल्व कर लो इसको। तो 1/2 आपका होता है 0.5। ठीक है, और 2/5 आपका होता है तो 0.0, और ये कितना हो गया आपका 5 चौके 20, 0.04। उसके बाद में ये आपका कितना हो जाता है, अगर आप 3/5 लो तो 3/5 आपका हो गया 0.6। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा कौन सा आपका, तो यही है 2/5, तो 2/5 आपका सबसे छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका cot x = 5/12, तो cos x + sec x कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो यार यहाँ पर आपको साफ पता लग रहा है कि आपके पास 5 और 12 है। ठीक है, तो cot x की वैल्यू आपको पता है, जो tan की उल्टी होती है, तो tan होता है आपका कितना, तो एक काम करो हम लोग इसको या तो ट्रिपलेट से कर लेते हैं। तो ट्रिपलेट आपको मालूम ही होगा 5 12 और 13 का होता है, तो यानी कि जो थर्ड वैल्यू होगी वो आपकी 13 ही होगी, और ये 13 क्या होगा आपका, डेफिनेटली आपका कर्ण ही होगा, हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे नहीं पता तो हम लोग डायग्राम बना के कर लेते हैं। तो डायग्राम बना लिया, अब हमको पता है कि tan की वैल्यू क्या होती है, तो tan की वैल्यू होती है हमारी लाल बटा कक्का, दैट मीन लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार tan की वैल्यू होती है, तो उसकी उल्टी क्या हो जाएगी, cot की वैल्यू, दैट इज आधार बटा लंब। दैट मीन्स यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब हमको क्या पूछेगा, cos x हमारे यहाँ क्या हो गया 5/13, तो 5/13 और प्लस, और इसका उल्टा यानी sec x, तो 13/5। ठीक है, अब जोड़ लो इसको, तो इसको जैसे हम लोग जोड़ेंगे 5 पंजे 25 प्लस 13 13 169 और अपॉन में 13 पंजे 65। ठीक है, तो इसको जैसे जोड़ेंगे तो हमारा एक ही आंसर आ रहा है हमारा 194/65, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, राज क्रमशः 2 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर पर घंटा तथा 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 52.5 मिनट का समय लेता है, कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर वो कह रहा है कि वो तीनों स्पीड से, यानी कि 2 किलोमीटर से भी बराबर दूरी चल रहा है, 4 से भी बराबर दूरी चल रहा है और 8 से भी बराबर दूरी चल रहा है। अब कितनी बराबर दूरी हमको ये तो नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि इन तीनों का एलशियम निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2 4 और 8 का एलशियम निकालते हैं, कितना आता है 8 ही आता है, तो 8 आ गया। तो एक काम होता है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तीनों बार 8 8 8, यानी कि 8 3 बार लेते हैं, तो 8 प्लस क्योंकि टोटल दूरी कितनी कर रहा है वो। ठीक है, तो टोटल दूरी वो कर रहा है 8 किलोमीटर 2 की चाल से, 8 किलोमीटर 4 की चाल से और 8 किलोमीटर 8 की चाल से। तो अगर 8 किलोमीटर 2 की चाल से चलेगा तो हमको क्या पता होता है कि 2 चौके 8, यानी कि 4 घंटे लगेंगे, प्लस अगर 4 किलोमीटर 8 की चाल से चलेगा तो 4 दूनी 8, दैट मीन्स 2 घंटे लगेंगे, और 8 किलोमीटर 8 की चाल से चलेगा तो 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो अब ये निकल के आपका क्या आ गया, तो 8 16 8 या 24 तो ऊपर आ जाएगा, और 4 2 6 और 1 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 4 2 6 और 1 7 ये आपका नीचे आ गया। अब आपसे वो क्या कह रहा है कि 52.5 मिनट का समय लेता है वो, तो यानी कि इंटू को इसको मल्टीप्लाई करता हो 52.5 से। ठीक है, 52.5, क्योंकि ये जो टाइम निकला है अभी आपका 1 घंटे का निकला है, तो अभी आपको 52.5 मिनट का निकालना है। तो 52.5 का मिनट का जैसे आप लोग टाइम निकालते हो, तो 52.5 और इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड 60 और कर दो। ठीक है, तो अब 60 आपने कर दिया, तो अब एक काम करो, यहाँ पर ये 0 पॉइंट उड़ा दो तो नीचे 0 आ जाएगा। अब इसको काट लो, तो 25 आप कितनी बार कट जाएगा, 25 24 बार कट जाएगा, और ये 25 से कितनी बार कटेगा, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25। ठीक है, तो 24 से 24 आपका कट गया, 7 से ये 3 बार गया, दैट मीन्स आपका आंसर कितना आएगा 3, और यही आपका आंसर होगा 3 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपका जो है ज्योमेट्री से दे रखा है। तो यहाँ पर आपको कोण CAD प्लस कोण CBD पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोण कोण CAD दैट मीन्स आपका एंगल
CAD प्लस एंगल CBD पूछ रहा है। अब ये कौन सा है आपका, एक तो ये वाला, तो ये वाला आपका एंगल है और एक ये वाला आपका एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल है। तो अब एक चीज़ बताओ यार, आपको ये तो फॉर्मूला पता ही होगा कि यहाँ पर आपको एक मैं बता देता हूँ पहले एक कच्चा डायग्राम। तो यहाँ पर ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपकी एक जीवा है। अब जीवा से यहाँ पर एक एंगल जा रहा है और इसी जीवा से यहाँ पर भी एक एंगल जा रहा है, ठीक है। अब इसी जीवा से यहाँ केंद्र पर, ये केंद्र है इसका, इस पर भी एक वो कट रहा है, ठीक है। तो अब ये वाली साइड आपको दे रखी है कि ये जो है आपका वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि ये आपकी रेडियस है, ठीक है। तो ये जो है आपकी रेडियस है, तो अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। तो अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये दोनों चूँकि बराबर होगी, रेडियस है तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर ये भी 30 डिग्री है दैट मीन्स आपका ये C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। तो एंगल C आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल C आपका 30 डिग्री है, तो ये भी आपका एंगल D भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल D भी आपका 30 डिग्री होगा। तो एंगल C और एंगल D आपका 30 डिग्री होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो एक ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है आपको पता है, 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से हम एंगल O यानी कि जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है यानी कि एंगल O हमारा मान लेते हैं, तो वो कितना बन रहा है आपका इस डायग्राम में COD में, डायग्राम COD में, ठीक है। तो COD में कितना बन रहा है वो आपका बन जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री बन गया वो, ठीक है। अब आपको एक चीज़ तो बता देता हूँ मैं कि किसी जीवा द्वारा, आपको पता होगा किसी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण उसके परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे ये जीवा आपकी ये वाली जो जीवा है, ये जो जीवा है अगर ये इस जगह पर 120 डिग्री का कोण बना रही है ना, तो यही वाली जीवा यहाँ पर कोण बना रही है, तो ये आपका कितना डिग्री का बनाएगी, ये 60 डिग्री का बनाएगी। सिमिलरली यही जीवा यहाँ पर भी कोण बना रही है तो ये भी 60 डिग्री का बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 60 + 60 कितना हो जाएगा 120, और यही तो चीज़ आपसे पूछी है कि एंगल B और एंगल A कितना है, तो ये आपका 60 + 60 120 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक जो होती है थ्योरम वो भी ये भी होती है कि मैं बता देता हूँ आपको, वैसे इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया है 120 डिग्री, लेकिन चलो बता देता हूँ। तो यहाँ पर मान लो आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी एक जीवा है, अब एक जीवा से मान लो आपने यहाँ पर एक एंगल बनाया, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना दिया। तो इन दोनों ट्रायंगल का ये जो एंगल है ना, ये बराबर होता है हमेशा, ठीक है। ये हमेशा सेम होगा। मान लो ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो ये एंगल A = एंगल B हमेशा। या फिर एक और एंगल बनाता हूँ मैं, तो ये एंगल C, तो ये भी बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। तो ये आपका एंगल C भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ये 60 डिग्री आ गया था तो ये तो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री आ गया। तो 60 + 60 आपका आंसर कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है क्या वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24, 30 तथा 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे। तो अब देखो यार, इसको वैसे आप चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो, बट एलसीएम निकालना थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सीधे डिवाइड करके ट्राई करते हैं। तो छोटी से छोटी निकालनी, दैट मीन्स हम सबसे छोटी संख्या से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है अभी 1080 है, तो 1080 में डिवाइड करके देखते हैं। हम 30 को देख लेते हैं चलो, क्योंकि 30 सबसे सीधा लग रहा है। तो 30 से हम काटेंगे इसको, 30 × 90, 30 × 90 गया, और एक यहाँ पर कितना बच गया 18 बच गया। तो 18 और 0 तो यानी कि 30, यानी कि 30 से तो ये 36 बार जा रहा है 1080, ठीक है। तो अगर ये 30 से चला गया दैट मीन्स हमारी जो कंडीशन थी जिसमें 5 शेष बच रहा था वो तो बचा ही नहीं। तो एक चीज़ हमें पता है कि 1080 अगर 30 बार जा रहा है, 36 बार जा रहा है 30 से, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग 5 जोड़ देते हैं यानी कि 1085, हमको ऑप्शन दिया भी हुआ है ना, ठीक है। तो ऑप्शन अगर हमको दिया हुआ है तो 1085 में डिवाइड करके, तो हमें तो मालूम है कि 1080 कितनी बार गया है 36 बार। तो अगर 1085 5 ज़्यादा ही होगा इससे, ठीक है। तो यानी कि 36 से तो ये कंडीशन जो हमारी सिचुएशन है 30 से तो हो रही है, फुलफिल कर रही है। अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं 24 से भी करके देख लेते हैं एक बार। तो 24 से करेंगे तो 24 × 5 = 120 होता है। तो 120 तो 12 ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स 12। तो यहाँ पर हमारा 74 चौके 96, तो ये 4 बार गया। उसके बाद में 96 आ गया यहाँ पर, तो 12 बचा। तो यहाँ पर 125 हो गया। तो 24 × 5 = 120 होता है, यानी कि 5 फिर से सेम बच रहा है। तो 5 बच रहा है, दैट मीन्स हमारा यही वाला आंसर होगा, ठीक है। तो यानी कि 1085 हमारा इसका आंसर होगा। चाहो तो एलसीएम करके उसमें भी +5 जोड़ देना तो भी आंसर आ जाएगा। इनका एलसीएम तीनों का 1080 हो जाएगा, और उसको +5 कर देंगे तो 1085 हो जाएगा, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन आपको देखा है A² + B² + C²।
इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए प्लस सी डिवाइड बी क्या होगा, तो ये आपको मैं बता देता हूँ एक बार करके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। तो अब ये आपको दे रखा है, अब इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा क्या है यहाँ पर ए प्लस सी अपॉन में बी, तो ये आपसे कुछ पूछा है। तो एक चीज़, अब इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो आप एक काम करो, तीनों की वैल्यू एक एक पुट कर दो। तो ए की वैल्यू जैसे आपने ए पुट करी, आप एक काम करो यहाँ लिख लो, सॉरी, ई की वैल्यू आप लोगों ने एक पुट कर दी, बी की वैल्यू भी एक पुट कर दी और सी की वैल्यू भी एक पुट कर दी। तो यहाँ जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 1 × 1 करोगे 1, बी इंटू सी तो 1 × 1, सी इंटू ए प्लस 1 × 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 × 3 आ गया। दैट मीन्स आपकी सिचुएशन जो है, तो आपकी जो है ठीक है, प्रूफ हो गई है यहाँ पर। तो दैट मीन्स हम एक एक मान सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दे रखा है ए प्लस सी, तो 1 + 1 अपॉन 1, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन बी, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपये पर होगा, उतना ही ब्याज 8,000 की राशि पर 3% की दर पर कितने समय में होगा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है, क्योंकि ब्याज बराबर है दोनों का, तो क्या एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 8,000 इंटू 3 वर्ष प्रति वर्ष, और टाइम अभी हमें दे नहीं रखा, अपॉन में 100 कर लो, और ये किसके इक्वल बताया हमें, 6,000 इंटू 5 इंटू 4 बटा में 100, ठीक है, यही दे रखा है ना। 100 से 100 काट लो, 3 जीरो से यहाँ पर 0 काट लो, यहाँ पर आपका कितना है 3 है, 3 से इसको 2 बार काट लो, और 4 दूनी 8 हो गया, और 8 से 8 काट लो, तो टी बराबर क्या बचा आपके पास 5 वर्ष, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, क्योंकि ब्याज बराबर हो रहे हैं तो ब्याज में बराबर कर देंगे। अगर ये कहता कि बाद में दोनों राशियां बराबर हो जाती, तो ये जो आपका ब्याज था, यानी कि यहाँ पर जैसे 4% था और यहाँ पर आपका 3% था, तो ये 100 प्लस करके कर देते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम अमाउंट निकाल के फिर बराबर कर देते। अब इसके बाद में क्वेश्चन 12 आपका दे रखा है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 2 संख्याएँ 45 और 55 निकाल दी जाएँ तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सिंपली वही करते हैं, फॉर्मूला 50 × 38 कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, तो 50 दिया 150 और 50 × 8 = 40, दैट मीन्स 1900 हो जाएगा लमसम, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर 2 संख्याएं हटाई हैं, 45 और 55, दैट मीन्स संख्या कितनी रहेगी 48 रह गई, और इसका टोटल कितना हो गया 45 और 55 का आपको पता है, तो 100 हो जाएगा। 45 + 55, तो 100 माइनस कर दो 1900 में से, तो आपको बचा 1800, और 1800 डिवाइड 48 कर दो। तो अभी यहाँ पे 4 से काट लेते हैं, तो 4 × 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, और 2 बचा, 4 पंजे 20, ये ठीक है। तो यानी कि 450 डिवाइड 12 कर दो, तो यहाँ पर बाप का हो जाएगा 12 × 12, 12 तो 12 × 36, और 12 × 48, तो 12 × 12 = 36 बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 36 बार तो चला गया, उसके बाद में कितना बचा 9 बचा, तो 12 × 4 = 36, 5 × 48, 12 पंजे 60, 32, 12 × 7 = 84, और 37.5, दैट मीन्स आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद में क्वेश्चन 13 दे रखा आपको, एक आयताकार पानी की टंकी है ना, टंकी है, ठीक है। अब वो जिसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई दे रखी है 15 मीटर, चौड़ाई दे रखी 6 मीटर, तथा गहराई दे रखी 10 मीटर, इसमें पूरा पानी भरा है, इसमें कितना पानी निकाला जाए कि जल स्तर 1 मीटर नीचे हो जाए, ठीक है। तो अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, इसको सॉल्व कराने से पहले, कि 1 मीटर पानी, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर पानी होता है, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब कैसे, दैट मीन्स लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, और गहराई भी 1 मीटर हो, ठीक है। यानी कि 1 मीटर क्यूब में आपका कितना पानी होगा 1000 लीटर। तो अब चलो करते हैं इसको। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है 15 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर कह रही है, और 1 मीटर पानी नीचे जल स्तर जाए, दैट मीन्स गहराई जो थी 10 से 9 आ जाए। तो एक काम करते हैं, हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला 15 × 6 × 10, ठीक है, और माइनस हमको पता है 1 मीटर जल स्तर कम करना है, दैट मीन्स 15 × 6 × 1 मीटर गहराई कम करनी है ना, तो 1 मीटर नीचे चला जाएगा, यानी गहराई 1 मीटर कम कर दो, तो 10 - 1 कर दो, यानी कि 9, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, तो 15 × 6 = 90, और 90 दाई
900 और यहाँ पर आपका 15 छः 90 और 90 नाम 810। तो यानी कि हमारा कितना रिमेनिंग बचा यहाँ पर 90 मीटर क्यूब है आपका, ठीक है। तो 90 मीटर क्यूब है आपका। तो हमको पता है 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होता है, तो हमको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर का पानी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 90 मीटर क्यूब है, तो 90 मीटर क्यूब में कितना पानी होगा हमें पता है, तो 90,000, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब यार देखो, आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है 180 रुपये प्रति किग्रा और 280 रुपये प्रति किग्रा लागत वाली दो किस्म की चाय को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एलिगेशन से करना है, ठीक है। तो एलिगेशन के लिए हमको पता है कि एक चीज़ हमेशा सेम होनी चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें दे रखी हैं ना टोटल, तो वो चीज़ें हमेशा सेम ही होनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर पता है 180 जो हमारा दे रखा है ये हमारा CP है, तो 180 लिख लो। उसके बाद में 280 ये भी हमारा CP है, 280 भी लिख लो। उसके बाद में 320 ये हमारा क्या है, ये तो हमारा SP है, ये हमारा तो CP है ही नहीं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि CP अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसको SP से कन्वर्ट कर देना होगा। तो यहाँ पर हमें SP दे रखा है 320, ठीक है। और ये कब दे रखा है, जब हमें किसी पर 20% का लाभ मिला है। तो 20% का लाभ दैट मीन्स 120/100 यानी कि 6/5, ठीक है, यही होता है। तो 6/5 अगर 320 के बराबर है तो हम क्या करेंगे सिंपली, तो 320/6 × 5 यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलो यही कर लेते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर हमें मिल गई वैल्यू 320 × 5/6। अब यहाँ पर 6 से कटेगा नहीं है, ठीक है, 320 6 से नहीं कटेगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसको जैसे हम ऐसा कैसा लिखते हैं 320 × 5/6। तो अब क्या करना है, देखो अब आपको पता है कि अगर आप लोगों ने ऐसे ही कर दिया ना, मतलब क्वेश्चन को अगर ऐसे ही कर दिया तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में भी 6 है आपके, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आप क्या करो, इस 5 और 6 को काटने के लिए आप क्या करो, इसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों वैल्यूज़ को। तो जैसे आप इसको 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका 6/5 होगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे भी आप एक काम करो 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी आपका 6/5 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपली यहाँ पर भी 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 6/5 से मल्टीप्लाई होगा। तो चलो अब जैसे आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो 5 से कितनी बार जाएगा, तो 5 से आपका गया ये आपका 36 बार, ठीक है। तो 36 बार ये गया, दैट मीन्स आपका यहाँ क्या कितना बचा, तो ये आपको पता है 6 × 36 = 216, तो 216 तो आपका यहाँ पर बच गया, ठीक है। उसके बाद में ये भी 6/5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से ये कितनी बार जाएगा, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 30, ठीक है, यानी 56। अब 56 × 6 कर लो, तो 56 × 6 करेंगे तो 5 × 30 और 6 × 36, तो 5 × 30 दैट मीन 300 और ये 6 × 36 दैट मीन 336। तो आपका ये आ गया। तो अब आपका 336 ही आ गया। और ये आपका कितना था, ये आपका 320 था, ठीक है, बीच वाली वैल्यू आपकी 320 थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, खेलो कर लो। तो यहाँ पर आपका 216 आ गया और ये 336 आ गया, तो डिफरेंस निकाल लो इसका। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ तो आ गया 104 का, 320 में 216 घटाएंगे 104, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर आपका डिफरेंस आ गया 336 और 320, तो यहाँ पर आपका 16 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो अब ये देख लो किस चीज़ से कट रहा है क्या, तो कट रहा है क्या देखते हैं। तो ये आपका 4 × 4 4 दूनी 8, 4 × 16 यानी कि 4 बार तो ये कट गया, और 4 से कितने बार कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 × 6 = 24। तो ये अब आपका रेशियो कितना आ गया, 4:26। इसको एक बार और काट लेते हैं, तो 2 से कट 13 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 से 2 बार और 2 से 13 बार। तो आपका रेशियो निकल के क्या आ गया, आपका रेशियो निकल के आ गया 2:13, ठीक है। यही आपका आंसर है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर 3 वर्ष के पश्चात 62,500 तथा 6 वर्ष के पश्चात 78,732 हो जाए, तो 62,500 की राशि पर उसी दर से 4.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो अभी पहले हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो चलो पहले तो निकाल लेते हैं ब्याज की दर। यहाँ पर हमको पता है कि कोई राशि 3 वर्षों में कितनी हो रही है, कोई राशि 3 वर्षों में हो रही है आपकी 62,500, ठीक है। उसके बाद में अगले 3 वर्षों में वो कितनी हो जाएगी, 78,732, ठीक है। तो सिंपली निकाल लो यहाँ पर। अब हमको पता है यहाँ पर कि 78 और 732 इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो 78 732 का रेशो अपॉन 62500, ठीक है। तो काट लेते हैं, 4 से काटते हैं, तो 4 से कटेगा ये 4 × 4, 3 इधर गए, 4 नाम 36, 3 इधर गए, तो 4 नाम 36
और कितना गया, एक इधर गया, तो यहाँ 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ठीक है। उसके बाद में सिंपली इसको 4 से काटते हैं तो 4 15 60, ठीक है। 2 इधर गया, 4 6 24, 4 6 24 और एक इधर गया, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है। तो अब ये देखो आप, इसके बाद में ये नहीं कटेगा एक दूसरे से। तो अब एक चीज़ आपको पता चल रही होगी यहाँ पर कि ये किसी न किसी का क्यूब होना चाहिए। क्यूब क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये राशि जो है 3 वर्षों के रेशो में चल रही है, ठीक है, 3 वर्षों के अंतराल में बढ़ रही है इतना। तो यानी कि ये जो राशि हमको पास आई है ना अभी, यानी कि जो 199 और 33, और ये जो है किसी राशि का क्यूब है, ठीक है, किसी राशियों का क्यूब है। तो ये किसी राशि का क्यूब है, तो कैसे पता करेंगे? तो आपको क्यूब का अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो देख लो। तो देखो यहाँ पर पीछे 5 है, पीछे पीछे अब 5 किसके क्यूब में आता है? तो 5 के ही क्यूब में आता है 5। तो यहाँ पर 5 लिख लो, ठीक है। उसके बाद में 3 संख्या हटा दो, क्योंकि क्यूब होता है तो 3 संख्या हटा देते हैं पीछे से। अब आपका यहाँ आगे कितना बचा है? आपका आगे बचा है 15। तो अब इसकी ऐसी कोई संख्या देखो जो इसका क्यूब इससे कम हो। तो आपको पता है 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद में 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 होती है 27, तो वो तो 15 से ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 25 का क्यूब हो गया। तो अब इसके बाद ऊपर वाली संख्या का चेक कर लेते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि पीछे वाली संख्या कितनी है? 3 है, और 3 संख्याओं को ले लेंगे और 3 है पीछे वाली संख्या। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है जिनका क्यूब करते टाइम 3 आता है? तो आपको पता है कि 7 की क्यूब करते टाइम 3 आता है। 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, तो यानी कि पीछे पीछे 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे कितना बचा है? 19 बचा है। अब ऐसी संख्या देखो जिसका क्यूब इससे कम हो। तो 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब होता है 27। दैट मीन्स एक बार फिर से यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 25 और 27 इनका क्यूब रूट होगा। अब आपको यहाँ पे पता चल ही गया होगा एक चीज़ कि यहाँ पर 25 में 27 बढ़ रहा है 3 सालों में। 25 में 27 का क्यूब हो रहा है 3 सालों में, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो पता चल गई, एक साल में कितना होगा? 25 से 27 होगा। तो एक साल में 25 से 27 होगा, यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है 25 पे? तो हमको पता चल गया 25 पे 2 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 25 पे अगर 2 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 चौके 100। दैट मीन्स आपका ब्याज कितना आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया होगा? 4 इंटू 2, दैट मीन्स 8% आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब आपका 8% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन? आपसे पूछा था कि 62,500 की राशि पर उसी दर से 4.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो अब क्या करते हैं? इस 8% को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 62,500 इंटू 8 इंटू 4.5 को लिख सकते हैं हम लोग 9/2 अपॉन में 100 और लिख दो। साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, सिंपली फॉर्मूले से निकाल दो। डिवाइड 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से गया 4 बार। अब यहाँ पर आपको बचा 625 इंटू 9, 625 इंटू 9 चौके 36, तो 9 चौके 36 टोटल कर लेते हैं। तो 0 5 5 10 का 0, हाथ से लगी 1, 7 7 14 1 15, हाथ से लगी 1, 8 और 4 12 की 2, हाथ से लगी 1, यानी कि 22,500। दैट मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, ठीक है। ये बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी परीक्षा में पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि 35 विद्यार्थी कम होते हैं, मतलब टोटल में से 35 विद्यार्थी कम होते हैं और 9 विद्यार्थी और फेल हुए होते हैं, तो यह अनुपात 2:1 हो जाता। परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो अब चलो ये निकाल लेते हैं। तो हमको यहाँ पर रेशियो क्या दे रखा है? हमको रेशियो दे रखा है यहाँ पर 4:1, 4:1 दे रखा है, ठीक है। तो 4:1, तो अब इसका टोटल कितना हो जाएगा? यानी कि 4 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो अब एक काम करो, इसको x में मान लो, इसको x में मान लिया, इसको भी x में मान लिया, तो इसको भी x में मान लिया, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है वो कि अगर टोटल फेल हुए विद्यार्थियों में 9 विद्यार्थी और होते, दैट मीन्स फेल हुए विद्यार्थी कौन से आपके? ये पास है, ये फेल है और ये टोटल है। तो फेल हुए विद्यार्थी में 9 और जोड़ते आते, तो फेल आपके कितने? 1x, इसमें 9 विद्यार्थी और जुड़ जाते हैं। उसके अलावा टोटल में आपके 35 कम हो जाते हैं। टोटल कितने आपके पास? 35 है, सॉरी 5x है, तो 5x में 35 कम हो जाते हैं। तो ये 2 आपके पास होने वाले का होता है और 1 आपके फेल होने वाले का होता है। लेकिन आपके ऊपर की साइड तो हमने फेल वाले का लिख रखा है और नीचे हमने टोटल वाले का लिख रखा है, तो यहाँ पर हम लोग अनुपात भी उसी हिसाब से लिखेंगे। तो ऊपर की साइड हमारा फेल होने वाले का अनुपात कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। हमें पता है नया अनुपात कितना आया, निकल गया 2:1, ठीक है। तो नया अनुपात 2:1 आया, तो टोटल 3 आया। तो फेल होने वाले का नया अनुपात में क्या है? 1 है, तो हम इसके सामने 1 ही लिखेंगे। और फेल होने के बाद टोटल में हमारे पास कितना था? 3 आ गया नया अनुपात, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x + 27। सिमिलरली ये 5x इधर जाएगा और माइनस का 35, ऐसा कैसे लिखा में आएगा? अब क्या करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास 2x
इजिकल टू 62 बचेगा। तो 2x इजिकल टू 62, दैट मीन्स 1x इजिकल टू 31 हो जाएगा। अब 1x इजिकल टू 31 हो गया हमारे पास। तो टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है वो लोग, ठीक है, कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो x इजिकल टू 31 है, तो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने थे 5x। 31 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 31 को जैसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 155, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कितने वर्षों में एक धनराशि 6.25 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमको पता है, सिंपली इसको कैसे करना है। तो हमें पता है दोगुनी हो रही है, तो दोगुनी हो रही है, दैट मीन्स ब्याज कितना होगा किसी राशि, अगर कोई राशि दोगुनी हो रही है यानी कि प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 2 है, तो ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा उसका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 1। तो यहाँ पर 1 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे P इंटू आर इंटू टी होगा। तो P इंटू आर और इंटू टी में से हमारे पास क्या है, एक तो 1 है, यानी कि P हमारे पास 1 है, और R कितना दे रखा है हमारे पास 6.25। तो 6.25 को हम लोग लिख सकते हैं 6 से 1/4, तो 6 चौक 24 और 1 25/4, 10 मिनट 25 यहाँ लिख लो, सॉरी 25 इंटू 4 ऊपर कर लो, और 100 ओवर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 से 4 बार कटा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 16 आंसर, ठीक है, 16 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपको देखा है 5 10 है इजिकल टू 4 है। तो आपको 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए ये निकालना है, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आए ना, जब आपके पास साइन ए 3 कॉस ए और साइन ए कॉस ए जब आपको डिवाइड में दे रखे हो, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो tan ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर हमारी tan ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 यही आ गई, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू दे रखी है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी ना उसको तो आपको साइन मान लेना है, ठीक है, सिंपली, और नीचे वाली वैल्यू है ना उसको कॉस मान लेना है। अब ऐसा क्यों करना है, आपको पता है कि जब जब भी ऐसी आपकी वैल्यू आती है तो आपको एक चीज़ तो पता है कि आपका जो रेशियो होगा वो क्या निकल के आता है, आपका जो tan थीटा होता है वो आपका क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही होता है ना। यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू आपकी 4 है और नीचे वाली वैल्यू आपकी 5 है, ठीक है ना। और इसकी जो भी बेस वैल्यू होगी वो तो हमेशा समान ही होगी, क्योंकि जो साइन थीटा का हमें फॉर्मूला पता है लाल बटा कक्का यानी कि लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। यानी कि अगर ऊपर हम लंब बटा कर्ण लिखते हैं और नीचे हम लोग आधार बटा कर्ण लिखते हैं, तो हमें पता है कर्ण से तो कर्ण कट ही जाएगा, यानी कि लंब और आधार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब यहाँ पर आपको tan थीटा की कोई वैल्यू दी हो, तो ऊपर वाली वैल्यू सिंपली आपको साइन थीटा माननी है और नीचे वाली वैल्यू सिंपली आपको कॉस थीटा माननी है। तो इस हिसाब से अभी हमारी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर वाली वैल्यू है tan की 4, दैट मीन साइन थीटा इजिकल टू 4 और कॉस थीटा इजिकल टू आप मान लो 5, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दे रखा है 5 इंटू साइन थीटा, तो 5 साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है, दैट मीन्स तो 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू में 4 दे रखी, यानी कि 5 चौके 20 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमको 5 दे रखी, 3 पंजे 15, डिवाइड कर दो साइन थीटा की वैल्यू 4 है, 4 लिख दो, प्लस 2 कॉस है, कॉस की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 10 लिख दो, दैट मीन्स ऊपर कितना आ गया 5, नीचे कितना आ गया 14, आंसर कितना आ गया आपका ऑप्शन टी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखी है इक्वेशन दे रखी है, तो 2x + 1 3x + 4 + 1 - 2x और 3x + 4, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं यार। तो यहाँ पर आपको 2x इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पर जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6x² प्लस में आपका आ जाएगा 2 और 3 6 सॉरी आपका आ जाएगा 3x प्लस आपका आ जाएगा 8x प्लस आपका आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद में ये तो ऊपर वाली का आ गया, उसके बाद में प्लस इसमें करना है, तो एक काम करो प्लस यहाँ लिखो, उसके बाद में इसका भी कर लो। तो यहाँ पर जैसे हम लोग करते हैं तो 3 एकम 3x माइनस का 6x², ठीक है। उसके बाद में आपका प्लस का 4 और माइनस का 8x, ठीक है। तो अब यहाँ पर कर इसको भी काट कुटा के कर लो, तो यहाँ पर जैसे हमको इसको पूरा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा इसका आ जाएगा। अब इसको हमको प्लस ही तो करना है, तो प्लस कर लेते हैं, काम करो ना, सिंपली प्लस करते हैं, 6x² से 6x² कट गया, ठीक है। उसके बाद में प्लस का 3x है, ये भी प्लस का 3x है, यानी कि ये तो रहेगा 6x हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, दैट मीन्स 8 रहेगा, और ये माइनस का 8x है, ये प्लस के 8x कट जाएगा। आंसर क्या बचा आपका 6 + 8, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है 20 सेंटीमीटर लंबी 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बर्तन में कितने लीटर पानी समाविष्ट करेगा, ठीक है।
तो चलो पहले इसको मैं बताने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब में आपके कितना पानी आता है, 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब में आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब है, दैट मीन्स 1 × 1 × 1, ठीक है, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, इसमें आपका 1000 लीटर पानी आता है। तो अब आपको सेंटीमीटर में निकालना है। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यानी कि इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी कि 100 × 100 × 100, ये आपका टोटल 1 मीटर क्यूब है। इसमें कितना पानी आ रहा है आपका, 1000 लीटर, ठीक है। तो 1000 लीटर आ रहा है, तो हमें 1 सेंटीमीटर पानी निकालना है, ठीक है। ये अभी 1 मीटर में पानी है, तो अगर हमें 1 सेंटीमीटर पानी निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 से 1 गया, फिर 1 से 1 गया, ठीक है। तो हमारे पास अब कितने जीरो और बचे, 3 जीरो और बचे, ठीक है। दैट मीन्स हमें 1 सेंटीमीटर का निकालने के लिए हमें यहाँ पर 1 इजिकल टू, तो यहाँ पर अब 3 जीरो और बचे, दैट मीन्स 1/1000, ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो 100 पॉइंट, ठीक है। तो ये इतना लीटर यानी कि 0.001 लीटर, इतना पानी 1 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब ये तो आपका आ गया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बर्तन में कितना पानी आएगा। तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करो, हमें पता है वॉल्यूम निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच कर लेते हैं। तो 20 इंटू 15 इंटू 10 करेंगे तो 15 दूनी 30, तो 300 और 300 से 3000, ठीक है। अब इसमें 3000 सेंटीमीटर है, छोड़िए, तो 3000 सेंटीमीटर इंटू इसको कितना कर दो आप, 0.001 कर दो। तो जैसे हम लोग करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 पॉइंट हटाते ही, ठीक है। तो 0 से 3 जीरो गए, दैट मीन्स आपके पास आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अब आपसे पूछा एक्स क्या है वाई की आय से 60% अधिक है तथा वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, ऐसे में एक्स की आय जेड से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं ना, सिंपली आपको क्या करना है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, एक्स वाई और जेड लिख दो। अब आपको पता है कि एक्स की आय वाई पे डिपेंड कर रही है, वाई की आय जेड पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले एक काम करो, जेड की आय निकालो। तो जेड की आय हम लोग मान लेते हैं 100। अब एक्स की वाई की जो आय है वो है जेड से कितने प्रतिशत ज़्यादा, 40%, दैट मीन्स वाई की आय 140 हो जाएगी। अब आपसे कह रहा है कि एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, दैट मीन्स आपको पता है कि वाई की आय कितनी 140 है, 140 का 60% अधिक आपको पता है कितना होता है। तो 140 इंटू 60/100 कर लो, तो यानी कि 3/5, 5 से कितनी बार गया, 5 से आपका चला जाएगा 35 बार, ठीक है, सही है ना। एक समय 5 एक मिनट, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 चल 28 बार जाएगा। तो ये आपका हो गया 28 बार, तो यानी कि 28 54 28 56 28 84, दैट मीन्स 140 में 84 और जोड़ दो, तो 140 में 84 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 और 14 में 8 गए 22, दैट मीन्स आपका एक्स कितना आ गया 224, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 124 अधिक है, कितने पे अधिक है, 100 पे, मतलब जेड की आय 100 है, 100 कर दो, तो 100 से 100 गया, दैट मीन्स 124, ठीक है। यही अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 8000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 12,500 हो जाती है, तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आपको पता है कि 2 वर्षों में, सिंपली मान लेते हैं 8000 लिखो, 2 वर्षों में हो रही है वो 12,500, ठीक है। तो अब 12,500 हो रही है 2 वर्षों में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पता है कि इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग सिंपली। तो अब आपको पता है कि इससे आगे जाना है हमको, तो हमें क्या करना है, 12,500 को ऊपर रखना है, 12,500 ऊपर रखो, 8,000 को नीचे रखो, 2 0 से 2 0 गए, ये 5 से कितनी बार जाएगा आपका, 5 से आपका चला जाएगा 16 बार, ये 5 से आपका चला जाएगा 25 बार, ठीक है। तो अब ये 25 और 16 आपको पता है कि 2 वर्षों में हो रहा है, 2 वर्षों का अंतराल है, दैट मीन्स ये किसी का स्क्वायर होंगे, तो 25 और 16 आपको दिख भी रहेंगे, 5 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि डिफरेंस कितने का है, 5/4 का, 5/4 का, 5/4 का, 2 ईयर्स में 5/4 5/4। लेकिन अब हमको 12 एक चीज़ पूछ रही है हमसे कि 3 वर्ष पश्चात कोई राशि कितनी होगी, दैट मीन्स ये जो 8,000 है ये 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी। अब 2 वर्ष में तो 12,500 होगी, यानी कि 1 वर्ष और बचा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 12,500 में
5/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग करते हैं तो 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो अब जैसे आप लोग करोगे 125, आपका आंसर आ जाएगा 15/625, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर सिंपली आप एक काम करना, यहाँ पर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक चीज़ तो पता चली गई कि 4 से राशि 5 हो रही है, दैट मीन्स 1 का ब्याज मिल रहा है 4 पे, इंटू 100 कर लेना, 25% निकल जाएगा। 25% निकल जाएगा तो आप 12,500 पे 25% निकाल के प्लस कर देना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, एक पेंसिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी पेंसिल को अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट देने पर बेचा जाए ताकि उससे न तो हानि हो न ही लाभ हो। मतलब वो कहना चाह रहा है कि दुकानदार अगर क्रय मूल्य पर ही बेचना चाह रहा है दोबारा, तो वो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का छूट देगा, ठीक है। तो हमको एक चीज़ पता चल रही है यहाँ पे कि हमारा जो CP है वो मान लो 100 है, MP है मान लो 135 है। तो अगर हमको यहाँ पर एक चीज़ कर लेते हैं, रेशो बना लेते हैं, 5, 20, 100, 27। तो हमें अगर वापस से उसको CP पर ही बेचना है तो हमें MP में कितनी छूट देनी पड़ेगी। तो अगर 27 से वापस 20 पे बेचना है तो दैट मीन्स हमें 27 में 7 की छूट देनी पड़ेगी, है ना, तभी हमारा 20 के और 20 हो जाएगा वो। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर लो। अब एक चीज़ आपको पता है, देखो अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पर आपको 27 दे रखा है, यहाँ पर आपको 100 दे रखा है। अब आपको एक चीज़ तो पता है कि 25 चौके 100 होता है, यानी कि अगर आप इसको 25 से डिवाइड करते हैं 100 को, तो आपका 4 होता लगभग, लेकिन आपका 25 नहीं, आपका 27 है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता चल रही है, देखो उसको सॉल्व नहीं करना, आपको पता है अगर यहाँ पर आपके 27 या 25 होता तो ये आप 100 कितनी बार कर जाता, आपका 4 बार। तो अगर आपका ये 4 बार करता तो हम लोग सीधे 7 × 4 करते हैं, हमारा 28% आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर चूँकि 25 नहीं है, यहाँ पर कितना है आपका 27 है, यानी कि कुछ ज़्यादा है। तो कुछ ज़्यादा है दैट मीन्स यहाँ पर 4 से कुछ कम वैल्यू आएगी, तो यानी कि लगभग 3 से ज़्यादा और 4 से कम आएगी, ठीक है। तो यानी इन दोनों के बीच में कहीं आने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में वैल्यू आने वाली है, दैट मीन्स हम एक काम करते हैं, 7 14 7 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा। तो इसके बीच की वैल्यू कौन सी दे रही है आपको ऑप्शन में, आपको दे रही है ऑप्शन C, और यही आपका राइट आंसर होगा। और अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, P Q की अपेक्षा 2 गुनी दक्षता से कार्य करता है, जबकि P और Q मिलकर R की अपेक्षा 3 गुना दक्षता से कार्य करते हैं। यदि किसी कार्य को P Q और R मिलकर करें तो उनकी आय उनमें किस अनुपात में बटेगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर दे रखा है P जो है वो 2 टाइम Q है, ठीक है। तो अब P अगर 2 टाइम Q है दैट मीन्स P की दक्षता कितनी हो गई, 2 हो गई, और Q की कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि P और Q मिलकर किसी काम को R की अपेक्षा 3 गुना करते हैं, मतलब 3 गुना दक्षता से। तो दैट मीन्स अगर हम लोग कहें यहाँ पर P + Q, वो हो जाएगा आपका 3 × R, ठीक है। तो P + Q, अभी तो हमको पता है कि 2 + 1 3 ही है, तो हम लोग इनकी दक्षता लिख ही देते हैं। तो 2 + 1 आपका 2 + 1 = 3R है, ठीक है। R जो है R की दक्षता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 = 3R हो गया। तो अगर R का 3 गुना 3 है, तो अगर R का 1 गुना कितना हो जाएगा, तो 3 से 3 काट लो, दैट मीन R की दक्षता कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब आपसे अनुपात पूछा है, तो आपको P का अनुपात कितना है 2, Q का कितना है 1 और R का कितना है 1, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। अब आपका आखिरी क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट पता लगाना है। तो आपको यहाँ पर दे क्या रखा है मैं बता देता हूँ, एक बार ढंग से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 153 की पावर है 144, माइनस 115 की पावर है आपकी 123, माइनस 111 की पावर है आपकी 510, और प्लस 216 की पावर है आपकी 25। अब आपको पहले बता दूं, इसका यूनिट डिजिट आपको पता करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं आप, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जो ये यूनिट डिजिट जो होती हैं, इनमें से मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो यहाँ पर 5 1 6 है, तो अगर आपकी यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 में से एक हो, तो इनका आप चाहे स्क्वायर कर लो, चाहे इन पे कोई भी पावर हो ना, चाहे इस पे 1 पावर हो, 2 पावर हो, 10 हो, 100 हो, 1000 भी हो, कितनी भी हो, तो भी हमेशा सेम ही रहते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देख लो, 0 मान लो 20 का आप स्क्वायर करते हो, तो 20 का स्क्वायर भी 400 होता है, उसका भी स्क्वायर कर लो तो भी उसका 0 ही आएगा पीछे। 1 का आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा एक भी 1 ही रहेगा। 5 का आप स्क्वायर करोगे तो भी यूनिट डिजिट हमेशा 25 625 ऐसे रहेगी। 6 का आप स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट जो होगी वो 6 ही रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से तो ये 4 वैल्यूज़ की आपको हमेशा सेम ही रहती है। तो यानी कि आपके यहाँ पर देखो 5 का 123 है, दैट मीन्स ये तो आपका कितना हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 1 का 510 है, तो 1 भी हमारा यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 1 का 1 ही रहेगा, -1, प्लस 6 आ रहा है तो 6 भी यहाँ पर है, तो 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है।
तो ये तो आपका कट गया, देखो माइनस का 5, माइनस का 1 और प्लस का 6, तो ये तो आपका कट गया। दैट मीन्स आपके जो सवाल का आंसर है वो डिपेंड करता है आपकी इस वाली वैल्यू पे। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि देखो आपकी जो 3 है, 3 का अगर आप लोग 3 की अगर आप 0 पावर लेते हो तो आपका आंसर कितना आएगा 1, या फिर 3 की आप पावर 4 भी लेते हो तो भी आपका आंसर आएगा 1। बताऊँगा कैसे। उसके बाद में 3 की अगर आप पावर लेते हो 1 तो आपका आंसर आएगा 3। 3 की अगर आप पावर लेते हो 2 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9। वहीं 3 की आप पावर लेते हो 3 तो आपका आएगा 3 3 9 3 27, तो यानी कि यूनिट डिजिट 7। 3 की आप पावर जैसे 4 पे आओगे तो 3 की पावर आप 4 पे, तो 3 3 9 3 27 3 81, दैट मीन्स यूनिट डिजिट वापस से 1 आ गया, और वो मैंने आपको यहीं बता दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास क्या दे रखा है 153 की पावर 144। तो एक काम करो, पावर को 144 को 4 से डिवाइड करो, तो जैसे हम लोग करते हैं तो 4 तिया 12 और 4 6 24, दैट मीन्स ये पूरी टाइम कट गया, यानी कि आपके पास 153 की पावर 0 बची, यानी कि 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, दैट मीन्स आपका आंसर कितना होगा 1, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।